जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी को प्रॉब्लम होगी तो सिंपली रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। यस यस। सो प्री प्लेसमेंट टॉक, हालांकि इसका नाम प्री प्लेसमेंट टॉक है, बट वी विल इसेंशियली टॉक अबाउट कोडिंग इंटरव्यूज। देखिए, तीन चार अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं, है ना? और हम सारी तरह की कंपनीज को कवर करेंगे। जब भी आपके दिमाग में कोई भी कंपनी आती है तो किस तरह की कंपनी होती है? कुछ कंपनीज जो होती हैं वो बड़ी कंपनी होती हैं, बिग कंपनीज, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये सब बड़ी कंपनीज है। बड़ी कंपनी मतलब जिनमें बहुत बहुत सारे एम्प्लॉयज हों, लाखों एम्प्लॉयज हों, कई हजार एम्प्लॉयज हों। और कुछ कंपनी जो होती हैं वो स्मॉल साइज की कंपनीज होती हैं, है ना? छोटी कंपनी जैसे कि जैसे पेटीएम जो है वो रिलेटिवली छोटी कंपनी है, टीसीएस जितनी बड़ी नहीं है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है। हाउसिंग डॉट कॉम या कोई छोटी, यू नो जैसे रितंबरा टेक्नोलॉजीज एक छोटी सी कंपनी है, गीक्स फॉर गीक्स एक छोटी सी कंपनी है, राइट? लीड कोड वगैरह भी छोटी छोटी कंपनीज है, राइट? ये तो हो गया साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से वी हैव ईदर स्मॉल कंपनीज और बिग कंपनीज। इसी तरह से वर्क के हिसाब से, काम करने के हिसाब से, वी हैव ईदर सर्विस कंपनीज और प्रोडक्ट कंपनीज, राइट? प्रोडक्ट कंपनीज वो कंपनीज है जिनके अपने खुद के प्रोडक्ट हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अपने खुद के प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, पावर पॉइंट, विंडोज, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे गूगल के भी आप देखेंगे तो गूगल मैप है, एंड्रॉयड है, ये सब गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है ये प्रोडक्ट कंपनीज हैं, इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। और टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब जो है ये सर्विसेज कंपनीज हैं। ये कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनके अपने प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो अगर साधारण भाषा में समझे तो ये ऐसे हैं जैसे ठेकेदार होते हैं। ठेकेदार जो होता है वो अपना घर नहीं बनाता, वो दूसरों के लिए घर बनाता है, बिल्डर जो होते हैं। और ये ऐसे हैं जो खुद अपना घर बना रहे हैं। तो दोनों तरह की कंपनीज में रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, राइट? और इसके हिसाब से अगर हम ब्रैकेट को डिवाइड करें तो हमारे पास चार तरह की कंपनीज हैं। पहली कंपनीज वो है जो बड़ी कंपनीज हैं और जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है। यहाँ पे आ जाएगा इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब कंपनीज। इनका साइज बहुत बड़ा है और इनमें काम किस तरह का है, ये सर्विस कंपनीज है। दूसरा जो क्वाड्रेंट है वो है जो बड़ी कंपनीज है और जो प्रोडक्ट कंपनीज है। इसमें आ जाएगा गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, अडोबी, इस तरह की कंपनीज। ये बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन ये अपने खुद के प्रोडक्ट बनाती है। जब कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, कंपनी के क्लाइंट नहीं होते। बट सर्विस कंपनीज के क्लाइंट होते हैं, सर्विस कंपनीज हैज क्लाइंट्स। और प्रोडक्ट कंपनीज जो होती हैं उनके कस्टमर्स होते हैं, राइट? तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो है छोटी कंपनीज और जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है। जैसे मान लो आपके वहां पे लोकली में कोई कंपनी है जो वेबसाइट बनाती है, राइट? कोई ऐसी छोटी सी कंपनी है जो मोबाइल ऐप बनाती है। तो ये छोटी कंपनीज है और ये सर्विस कंपनीज है, ये दूसरों के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है। और चौथा क्वाड्रेंट ऐसे ऐसा आता है जिसमें छोटी साइज छोटा है, बट उनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हाउसिंग डॉट कॉम हो गया, या कोई भी आप मोबाइल ऐप समझ लीजिए, कोई छोटी सी वेबसाइट समझ लीजिए, वो कंपनी छोटी है और वो अपने खुद के प्रोडक्ट बना रही है। ऑलराइट? अब आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप अपना खुद का घर बना रहे हो तो आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे? आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे कि उस घर की फाउंडेशन मजबूत हो, या इस चीज पे ध्यान दोगे कि वो घर देखने में सुंदर लगे? तो अगर आप अपना खुद का घर बना रहे हो तो आपका फोकस ये रहेगा कि उसकी नींव मजबूत हो, उसमें जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है वो मजबूत हो, तो घर की फाउंडेशन मजबूत हो, मजबूत घर बने। और अगर आपके पास पैसा कम है तो आप कहोगे ठीक है, टाइले वाइले हम बाद में लगवा लेंगे, तो बाद में इसको और सुंदर कर लेंगे, डेकोरेशन कर लेंगे। बट आप ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट करोगे वो घर की फाउंडेशन को मजबूत करने में करोगे। अगर आप बिल्डर हो और आप बेचने के लिए घर बना रहे हो तो आप प्रोबेबली क्या करोगे, भले ही फाउंडेशन कमजोर रह जाए लेकिन घर देखने में इतना सुंदर हो कि वो आसानी से बिक जाए, क्योंकि उसको उस घर में रहना तो है नहीं, उसको तो घर को सेल करना है। तो सर्विस कंपनी और प्रोडक्ट कंपनीज में यही अंतर है कि सर्विस कंपनी जो है वो दूसरों के लिए प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट कंपनीज जो है वो खुद के लिए प्रोडक्ट बना रही है। इसीलिए यहाँ पे जिन लोगों की जरूरत होती है वो भी अलग अलग होते हैं। प्रोडक्ट कंपनी को क्या चाहिए? प्रोडक्ट कंपनी को चाहिए एक अच्छा घर बनाने वाला आदमी,
अच्छा घर बनाने वाला मतलब जिसकी कोर कंप्यूटर साइंस बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, कोर कंप्यूटर साइंस मतलब, कोर कंप्यूटर साइंस में क्या क्या आता है? कोर कंप्यूटर साइंस में आता है डेटा स्ट्रक्चर, कोर कंप्यूटर साइंस में आता है एल्गोरिदम, कोर कंप्यूटर साइंस में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर कंप्यूटर साइंस में आता है ऊप्स, कोर कंप्यूटर साइंस में आता है डीबीएमएस, राइट, कोर कंप्यूटर साइंस में आता है नेटवर्किंग, राइट, और कोर कंप्यूटर साइंस में आता है सिस्टम डिजाइन। ठीक है, सिस्टम डिजाइन मतलब दोनों तरह का डिजाइन, लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन। ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्रेशर से ये कम पूछा जाता है, राइट। तो कोर कंप्यूटर साइंस में आता है आपके टेक्नोलॉजी में फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, राइट। और ये तो हो गई हार्ड स्किल। इसी तरह से सॉफ्ट स्किल कोर कंप्यूटर साइंस में कौन सी है? सॉफ्ट स्किल है कोर कंप्यूटर साइंस में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट कंपनीज में। अब अगर इसी को सर्विस कंपनीज में अगर आप देखोगे तो सर्विस कंपनी में किस तरह के लोग चाहिए? सर्विस कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जो क्लाइंट को सामान बेच सके। तो यहाँ पे चाहिए स्मार्ट लोग, है ना। स्मार्ट तो ये भी है, बट यहाँ पे जो स्मार्टनेस है वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, कि लॉजिकली शार्प हो, इंग्लिश थोड़ी ठीक हो। और यहाँ पे इंग्लिश नहीं भी बोलता होगा, हिंदी में बोलेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से यहाँ पे चाहिए टेक्निकल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए, लेकिन मेल लिखना अच्छी तरह से आती हो, ये सब चीजें अच्छी तरह से आती हो, राइट। तो ये सब स्किल चाहिए यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इन स्किल्स की इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। ये था आज से करीब 10-12 साल पहले का सिस्टम। अब क्या हुआ, सर्विस कंपनीज के पास चैलेंजेस आने लगे, और सर्विस कंपनीज जो है वो भी अच्छे हार्ड स्किल वाले लोगों को सर्च करने लगी। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नाउ लुकिंग फॉर पीपल हु हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मतलब ये है कि अगर उन्हें अननोन प्रॉब्लम दी जाए, एक ऐसी प्रॉब्लम जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं है, तो वो उस अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हम टेक्निकल डोमेन में बात कर रहे हैं, तो दिस प्रॉब्लम शुड हैव ए कोडिंग सॉल्यूशन, दिस प्रॉब्लम शुड हैव ए टेक्निकल सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो जैसे मैथमेटिक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? मैथमेटिक्स में जो आप फॉर्मूले पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है, या उन फॉर्मूले को यूज करके जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है? आप समझ रहे हैं, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ्स, और एक सब्जेक्ट है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में मैंने पढ़ा, मेरी समझ में आ गया, जो मुझसे पूछा गया मैंने उस पढ़े हुए में से वो बता दिया। मैथ्स में क्या होता है, मैंने थ्योरम्स को पढ़ा, और थ्योरम्स को पढ़कर मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई वो अननोन प्रॉब्लम है। उस अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इन थ्योरम्स को यूज किया, राइट। सो कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इट इज मोर लाइक मैथमेटिक्स, और इसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है दे आर मोर लाइक थ्योरम्स। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोडिंग के नाम पे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है वो थ्योरम्स हैं। आप आईआईटी का पेपर अगर देने के लिए जा रहे हैं, तो आप मैथ्स में केवल थ्योरम्स पढ़ के तो नहीं जा सकते ना। आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, वैसे भी डेटा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत गिने चुने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। कितने डेटा स्ट्रक्चर हैं टोटल? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, हैश मैप, हीप, ग्राफ, राइट। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। इसी तरह से एल्गोरिथम भी देखोगे तो एल्गोरिथम और एल्गोरिथम की टेक्निक्स, ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्निक्स है, राइट। सॉर्ट सर्चिंग के एल्गोरिथम्स हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सब सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। इसी तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, बैक ट्रैकिंग एक टेक्निक है, ग्रीडी एक अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, राइट। मर्जिंग का लॉजिक होता है। ये सब ग्राफ के एल्गोरिथम्स हैं, डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, ये सब एल्गोरिथम्स हैं। ओके, ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, ये सब जो है केवल थ्योरम है। अल्टीमेटली आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है।
कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की होती है, लेकिन उसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। मैथ्स में आपने देखा होगा कभी कभी क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल अलग डोमेन की है और उसमें एक से ज्यादा थ्योरम्स लगते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर साइंस की जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, कोडिंग इंटरव्यू में जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, उसमें यू मे बी यूजिंग मल्टीपल एल्गोरिथम्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एल्गोरिथम यूज करोगे। और जो बच्चे लीड कोड वगैरह पे एक्टिव हैं, उन्होंने देखा होगा कि सब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डेटा स्ट्रक्चर डिफिकल्ट नहीं होता। उसमें डेटा स्ट्रक्चर तो सिंपल सा एरे होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन प्रोबेबली एरे से ही आते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर तो मुश्किल है नहीं। इसी तरह से सबसे ज्यादा मुश्किल जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ग्राफ के क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि उसमें एल्गोरिथम मुश्किल है। तो ना तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है, ना एल्गोरिथम बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। ओके। आईआईटी का पेपर मुश्किल होता है, लेकिन आईआईटी के पेपर में जो सिलेबस आता है, वो तो 11वीं और 12वीं का ही मैथमेटिक्स आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स पूछेंगे आपसे। तो दे विल आस्क यू ओनली 11th एंड 12th लेवल मैथमेटिक्स। ये यहाँ तक क्लियर है? ये लार्जली फिलोसॉफिकल पॉइंट है, थ्योरी है ये सब कुछ। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। मेरी आवाज ठीक आ रही Yes, sir. आवाज आ रही है? लेट्स टेक ए क्लियर एग्जांपल। वहां पे बच्चे इस पोजीशन में हैं कि वो आंसर कर पाए क्वेश्चंस को, अगर क्वेश्चन है। पूछे तो। Yes, sir. ये इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ कर सकते हैं आंसर। ऑलराइट, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दो एरेज दे रखी हैं। A is an array. Let's say array A is 1 4 6 9. Okay. B is also an array. Let's say B is 0 2 3 8 12 15. ओके। हमें दो एरेज दी हुई है। पहली एरे, फर्स्ट एरे हैज m इक्वल टू 4 एलिमेंट्स, सेकेंड एरे हैज n इक्वल टू 6 एलिमेंट्स, और एक तीसरी एरे दे रखी है जो खाली है, विच हैज यहां पे 1 इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, एक तीसरी एरे है जिसमें हमारे पास 10 खाली स्पेसेस हैं। तो थर्ड एरे हैज m प्लस n स्पेसेस। ये सब लोगों ने आपने किया होगा। वी वांट टू मर्ज दीज टू सॉर्टेड एरेज इनटू थर्ड एरे, राइट? सो वी आर गिवन टू सॉर्टेड एरेज। दो एरेज दे रखी हैं, दोनों की दोनों एरेज सॉर्टेड है। ऑलराइट, हमें उन दोनों एरेज को तीसरी एरे में मर्ज करना है। ये ज्यादातर बच्चों ने एकेडमिक्स में पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, ठीक है। इसका फटाफट बताओ अप्रोच क्या है। इसकी सिंपल अप्रोच है। कैसे करेंगे? यू विल टेक 3 पॉइंटर्स। 3 पॉइंटर लेंगे, आई जे और के। ऐसे ही करेंगे ना। 3 पॉइंटर्स लेंगे आई जे के, और फिर कंपेयर करेंगे। इफ ए आई इज लेस देन बी जे, अगर ए आई बी जे से छोटा है, तो सी ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ आई, अदरवाइज सी ऑफ के इज इक्वल टू बी ऑफ जे। ठीक है, स्पेस बचाने के लिए मैं इन ब्रैकेट्स को हटा देता हूं। ऐसे ही लिखेंगे, राइट? पहले वाले केस में यू विल डू आई प्लस प्लस, दूसरे वाले केस में यू विल डू जे प्लस प्लस, राइट? और दोनों केसेस में यू विल डू के प्लस प्लस। के प्लस प्लस तो दोनों केस में होगा, राइट? ठीक है, तो दोनों केसेस में यू विल डू के प्लस प्लस। यहाँ पे भी के प्लस प्लस और यहाँ पे भी के प्लस प्लस। तो अगर इसको मुझे शॉर्ट में लिखना है, तो आई विल से सी ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल टू बी ऑफ जे प्लस प्लस। सिमिलरली सी ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल टू आई ऑफ ए प्लस प्लस। ऑलराइट, और ये काम कब तक करेंगे? वाइल आई इज लेस देन एम एंड जे इज लेस देन एन। जब तक दोनों एरेज में एलिमेंट्स हैं, तब तक ये काम करो, राइट? सो यू कंपेयर 0 and 1, तो 0 कम्स हेयर जे प्लस प्लस। देन यू कंपेयर 1 and 2, 1 कम्स हेयर और आई प्लस प्लस। फिर हमने 2 और 4 को कंपेयर किया, 2 यहाँ पे आ गया जे प्लस प्लस। फिर 3 और 4 को कंपेयर किया, 3 यहाँ पे आ गया जे प्लस प्लस। फिर 4 और 8 को कंपेयर किया, 4 यहाँ पे आ गया। फिर 6 और 8 को कंपेयर किया, 6 यहाँ पे आ गया। फिर 8 और 9 को कंपेयर किया, 8 यहाँ पे आ गया।
और फाइनली 9 और 12 को कंपेयर किया, 9 यहाँ पे आ गया। अब आई जो है वो खत्म हो चुका है, पहली वाली एरे खत्म हो चुकी है, राइट। जब पहली एरे खत्म हो जाएगी तो हम दूसरी एरे के सारे सारे एलिमेंट्स को थर्ड एरे में डाल देंगे, और अगर दूसरी एरे खत्म हो चुकी है तो पहली वाली एरे के सारे एलिमेंट्स को, राइट। सो इसके बाद ईदर वी विल डू दिस, अगर फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स बचे हुए हैं देन वी विल कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे इनटू द थर्ड एरे, और अगर सेकंड एरे में एलिमेंट्स बचे हुए हैं देन वी विल कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एरे इनटू द थर्ड एरे। यही है मर्जिंग का एल्गोरिथम, सिंपल सा एल्गोरिथम है, ठीक है। पहले ये फर्स्ट वाला लूप चलेगा, उसके बाद या तो ये सेकंड वाला चलेगा या ये थर्ड वाला चलेगा, इन दोनों में से कोई एक चलेगा, राइट। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ m प्लस n, ठीक है। मतलब ये तीनों लूप मिला के कितनी बार चलेंगे? m प्लस n बार चलेंगे, क्योंकि a और b दोनों के एलिमेंट्स जो है वो c में जाएंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन विल बी ऑर्डर ऑफ m प्लस n, ऑलराइट। ये है हमारा मर्जिंग लॉजिक, ये तो हमारा मर्जिंग लॉजिक है ना, ये हमारा है मर्जिंग लॉजिक, ओके। अब ये मैं मान के चलता हूं कि ये आप लोगों को आता होगा, आपने एकेडमिक्स में पढ़ा भी होगा, आपने पेपर भी दिए हैं, तो ये आप लोगों को आता है, ठीक है। हम एक रियल क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन, ठीक है। मान लो एक रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती हैं, राइट। हमें ट्रेन का अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन नंबर 1 सुबह 9 बजे आती है और 10 बजे चली जाती है। ट्रेन नंबर 2 जो है वो 10:30 बजे आती है और वो 11:30 बजे जाती है, ओके। लेट से पूरे दिन में केवल ये दो ही ट्रेन आती हैं रेलवे स्टेशन पे, ओके। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड? कम से कम कितने प्लेटफॉर्म चाहिए इस रेलवे स्टेशन पे? मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, केवल एक प्लेटफॉर्म से काम चल जाएगा, राइट। उस प्लेटफॉर्म पे पहले ट्रेन नंबर 1 आएगी और फिर उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नंबर 2 आएगी, ओके। अगर ट्रेन नंबर 2 10:30 बजे की जगह 9:30 बजे आती है देन हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड? नाउ वी नीड एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ऑलराइट, बढ़िया है ना। वी आर गिवन द अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ऑल द ट्रेन्स, गिवन द अराइवल एंड डिपार्चर time of all the trains, find the minimum number of platforms required, platforms required, okay। क्वेश्चन क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये अराइवल टाइम है, ये डिपार्चर टाइम है। ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2, ट्रेन नंबर 3, ट्रेन नंबर 4, ट्रेन नंबर 5, ट्रेन नंबर 6 और ट्रेन नंबर 7, मान लेते हैं 7 ट्रेन है। तो ट्रेन नंबर 1 जो है वो 9 बजे आती है और 11 बजे जाती है। ट्रेन नंबर 2 लेट से 9:15 पे आती है और ये 9:40 पे चली जाती है। ट्रेन नंबर 3 लेट से 9:30 पे आती है और ये 9:35 पे चली जाती है। ट्रेन नंबर 4 कम्स एट, या इसको 10:45 कर लेते हैं, 10:35 कर लेते हैं। ट्रेन नंबर 4 कम्स एट 9:45 एंड दिस ट्रेन लीव्स एट 10:45। Train number 5 comes at 10:15 and this train leaves at 12. Train number 6 comes at 10:40. Train number 6 comes at 10:40 and this train leaves at 11:30. और finally train number 7 comes at 11:15 and this train leaves at 11:40. क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है ना। तो ये ना मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के आते ही जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं तुरंत लैपटॉप उठा के लग जाते हैं, ठीक है। लैपटॉप को छोड़ दो, कोडिंग को छोड़ दो, ये सोचो कि आप 10वीं 12वीं के बच्चे हो, आपने कंप्यूटर कभी सीखा नहीं है, कोडिंग आपको आती नहीं है, ठीक है।
आप मुझे ये बताओ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? हम सर हम ट्रेन को अराइवल टाइम के हिसाब से पहले सॉर्ट करेंगे और फिर देखेंगे अगर अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट करेंगे और फिर अगर देखेंगे कि कोई स्लॉट में इंटरसेक्शन हो कि मतलब कि वहाँ पे दो ट्रेन एक साथ है तो उनके हम करें, वरना नॉर्मल जितने वो होंगे उतने ही हमारे प्लेटफॉर्म रिक्वायर होंगे। आप ये कह रहे हो कि आप ये देखोगे कि ओवरलैप कितनी हो रही है ट्रेन, राइट? है ना, यही देखोगे ना? यस ठीक सर। है, ये सही है, बट कैसे देखोगे वो चीज कि ओवरलैप कैसे हो रही है, कितनी हो रही है? सर एक जो ट्रेन पहले आई थी उसका जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। सर जैसे जो ट्रेन पहले आई थी तो उसका डिपार्चर टाइम और जो ट्रेन उसके बाद आई है उसको हम कंपेयर करेंगे। अगर वो डिपार्चर टाइम इतना मतलब कि बड़ा है इससे अराइवल टाइम के दूसरी ट्रेन से, तो वो मतलब कि मैं आपकी बात समझ गया। देखो, पहली ट्रेन जो है उसके साथ हम देखेंगे कि दूसरी ट्रेन ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो आसान है ना देखना, यस सर। राइट? जब तीसरी ट्रेन आएगी, क्योंकि दो ट्रेन के लिए तो आप कर सकते हो, तीसरी ट्रेन आएगी तो उसमें आपके कितनी कंडीशंस होंगी? पहली बात तो आप ये देखोगे कि तीसरी ट्रेन पहली वाली ट्रेन के साथ ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा, आप ये यस सर। देखोगे कि तीसरी ट्रेन जो है हो सकता है दूसरे वाले के साथ ओवरलैप कर रही हो, यस सर। राइट? ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी ट्रेन दूसरे वाले के साथ ओवरलैप कर रही है बट पहले वाले के साथ नहीं कर रही है, यस सर। राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी ट्रेन जो है वो मान लो यहाँ पे आ रही है कि ना तो वो पहले वाले के साथ कर रही है ना दूसरे वाले के साथ कर रही है, ठीक है? यस सर। तो जब तक दो ट्रेन थी तब तक तो इसको मेजर करना आसान था, ये देखना आसान था कि यस वो दोनों आपस में ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही। जैसे ही ये तीन ट्रेन हो गई, अब नंबर ऑफ यूज केसेस ज्यादा हो गए तो मुश्किल हो गई थोड़ा, ठीक है? अब इसमें चौथी ट्रेन को जब आप लाओगे तो चौथी ट्रेन में तो और भी ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है? हो सकता है कि चौथे वाली ट्रेन जो है पहले वाले तीनों के साथ ओवरलैप कर रही है, हो सकता है कि चौथे वाली दूसरे के साथ कर रही है, तीसरे के साथ नहीं मतलब पहले वाले के साथ नहीं कर रही है, तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे, ओके? और यस नंबर ऑफ सर। कॉम्बिनेशंस इतने बढ़ जाएंगे कि उसको एल्गोरिथमाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो हम जो है हम ये सोच रहे हैं कि इसको आप एल्गोरिथमाइज कैसे करो। ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि एल्गोरिथमाइज करने का मतलब क्या है? यस सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस क्वेश्चन पे हम अभी आते हैं, ठीक है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? ये बस एग्जांपल है, वापस से हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। मान लो आपके पास एक स्कूटर है, स्कूटर में दो टायर होते हैं, यस सर। स्कूटर में दो टायर होते हैं ना, और पहले स्कूटर यस में एक पहले स्कूटर में एक स्टेपनी हुआ करता था, ये एक्स्ट्रा टायर हुआ करता था, सर। राइट? तो स्कूटर में हमारे पास दो टायर है और एक एक्स्ट्रा टायर है, हर एक टायर की जो लाइफ है वो 1 ईयर है। आप इस स्कूटर को इन तीन टायरों के साथ ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चला सकते हो? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक चला सकते हो इस स्कूटर को? 2 ईयर तक। 2 ईयर कैसे चलाओगे? हर एक टायर जो है वो एक साल तक चल सकता है आपके। 1 ईयर। नहीं, 1 ईयर तो खाली दो टायर से ही चल जाएगा, हमारे पास तो तीन टायर है ना। एक टायर तो 1 ईयर तक ही चलेगा ना, फिर एक और लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब एक टायर का 1 साल की रनिंग लाइफ है, अगर स्कूटर में लगा दोगे तो वो 1 साल चलेगा, लेकिन खाली पड़े पड़े तो चलता रहेगा ना। तीन टायर है ए बी सी, तो पहले हमने क्या किया, ए और बी को चलाया 6 महीने, राइट? फिर हमने क्या किया, ए और सी को चलाया 6 महीने, राइट? अब ए तो पूरा खत्म हो चुका है, बी और सी के अंदर कितनी लाइफ और बची है? 6 महीने की लाइफ और चलिए और बची हुई है,
फिर Yes, हमने sir. बी और सी को मिला के चलाया 6 महीने, Yes. तो टोटल कितना चला ये? 1.5 ईयर चला, Yes, sir. Sir, sir. ठीक है। ये हमने किसी फॉर्मूले से किया है या अपने इंट्यूशन से किया है? Sir, एक किस्म ये इंट्यूशन से किया है, बहुत बढ़िया। अब स्कूटर की जगह मान लो आपने खरीद लिया कार। अब आपने कार खरीद लिया, तो कार में कितने टायर होते हैं? 4 टायर होते हैं, Yes, sir. राइट। ये 4 टायर है कार के, और एक एक्स्ट्रा टायर होता है कार में पीछे, ठीक है। Yes, sir. अब मान लो हर एक टायर की लाइफ, दोबारा से हर एक टायर की लाइफ जो है वो 1 ईयर है। इस कार को आप इन 5 टायर्स के साथ ज्यादा ज्यादा कितने दिन चला सकते हो? 1.25. ये हो गया 1.25 ईयर्स, राइट, ठीक है। चलो ठीक है। अब मान लो आपने खरीद लिया एक ट्रक, ये ट्रक है, ओके। अब ट्रक में टोटल जो टायर लगे हुए हैं, ये जो टोटल टायर लगे हुए हैं वो है 16 टायर्स। मान लो 16 टायर का ट्रक है, और आपके पास एक्स्ट्रा जो टायर है वो है मान लो 5 टायर, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को और हर एक टायर की लाइफ कितनी है? 1 ईयर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो कि कैसे करोगे। अब ये प्रॉब्लम मुश्किल हो गई ना, 1.066. है ना? कैसे किया है? 1.066. कैसे निकाला, कैसे है? सर मतलब टोटल टायर होंगे उसमें प्लस 1 टायर डिवाइड बाय टोटल टायर. ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हमने इसको एल्गोरिथमाइज कर दिया। ये जो आपने किया है, ये फॉर्मूला बना दिया ना, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इस वाली प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, और तीसरे वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला एक बार बाकी बच्चों के लिए बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टायर है, तो टोटल लाइफ हमारे पास कितनी है? 3 इयर्स की टोटल लाइफ है हमारे पास, राइट। 3 साल की हमारे पास टोटल लाइफ है, और हम उस लाइफ को कंज्यूम किस रेट पे कर रहे हैं? जैसे भगवान ने आपको जो जिंदगी दी है वो 400 साल की जिंदगी दी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने लीवर से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, अपनी किडनी से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, तो इसीलिए 100 साल में मर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम अपनी बॉडी को 4 गुने रेट पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 टायर मिले हैं, और 3 टायर में हम रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है? 2 टायर्स एट ए टाइम। तो टोटल लाइफ कितनी हो जाएगी? 3/2 विच इज 1.5 ईयर्स, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हमें टोटल लाइफ कितनी मिली है? टोटल लाइफ मिली है 5 ईयर्स की, चारों टायर्स को कंबाइन करके, और रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है? 4 एट ए टाइम। तो इसका मतलब लाइफ कितनी हो जाएगी? 5/4 विच इज 1.25, ठीक है। यहाँ पे टोटल लाइफ कितनी मिली हुई है हमें? 21 ईयर्स, 16 + 5 21 ईयर्स, और रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है? 16। तो 21/16 जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आप किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर एनी नंबर ऑफ टायर्स एंड एनी एक्स्ट्रा टायर्स, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को हमने जब एल्गोरिथमाइज किया, हमने इसका एक एल्गोरिथम बना दिया। एल्गोरिथम का मतलब फॉर्मूला। तो अगर हमने इस प्रॉब्लम का एक एल्गोरिथम बना दिया, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। डज इट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है। तो कंप्यूटर में जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको उस सॉल्यूशन को, अपने दिमाग में जो सॉल्यूशन आया है, उस सॉल्यूशन को एल्गोरिथमाइज करना है। जैसे ही आप उस सॉल्यूशन को एल्गोरिथमाइज करोगे, नाउ यू कैन राइट द कोड फॉर दैट एल्गोरिथम, ओके, राइट। सो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आ जाते हैं। निकलने, आई अग्री विद योर सॉल्यूशन, मैं आपके सॉल्यूशन के साथ अग्री करता हूं कि हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि ओवरलैप कितना है। ये यही बोला था ना आपने, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कैन आई से दैट मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैप? Yes, sir. मिनिमम प्लेटफॉर्म्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ओवरलैप,
राइट। मैक्सिमम ओवरलैप को, कैन आई से दैट मैक्सिमम ओवरलैप इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स प्रेजेंट एट द स्टेशन एट एनी गिवन टाइम? Yes, sir. मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स प्रेजेंट एट द स्टेशन एट एनी गिवन टाइम, राइट। Yes, ठीक sir. है, जैसे मान लो एक ट्रेन 9 बजे आती है और वो ट्रेन 11 बजे चली जाती है। दूसरी ट्रेन जो है वो 9:30 बजे आती है, राइट, और वो 11:30 बजे जाती है। एक तीसरी ट्रेन है जो 10 बजे आती है और 10 बजे आके वो लेट से 11:15 पे चली जाती है। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक रेलवे स्टेशन पे कितनी ट्रेन है? एक। एक। फिर एक और ट्रेन आ गई, तो इस टाइम से और इस टाइम तक कितनी ट्रेन है स्टेशन पे? दो। फिर ये वाली ट्रेन जब चली जाती है तो इस टाइम से इस टाइम तक कितनी ट्रेन है स्टेशन पे? 3, राइट। और इस टाइम से लेकर इस टाइम तक यहां तक कितनी ट्रेन है स्टेशन पे? 2। और यहां से लेकर यहां तक कितनी ट्रेन है स्टेशन पे? 1। और यहां से आगे कितनी ट्रेन है? 0। और इससे पहले भी 0, राइट। तो मैक्सिमम ट्रेन कितनी प्रेजेंट है स्टेशन पे किसी भी टाइम पे? 3, राइट। नंबर ऑफ ट्रेन्स जो है वो कब चेंज होती हैं? नंबर ऑफ ट्रेन्स एट द स्टेशन, जब कोई नई ट्रेन अराइव करती है डिपार्ट करती ट्रेन्स एट द स्टेशन, ये चीज कब चेंज हो रही है? है। सॉरी, जब कोई हाँ बताओ बताओ। सर जब कोई नई ट्रेन अराइव कर रही है या कोई ट्रेन डिपार्ट कर रही है स्टेशन से। इनफैक्ट, तो या तो कोई ट्रेन आएगी या फिर कोई ट्रेन जाएगी, राइट। तो अराइवल एंड डिपार्चर, दीज टू इवेंट्स आर चेंजिंग द नंबर ऑफ ट्रेन एट द स्टेशन। यस सर। ठीक है, अगर हम इन इवेंट्स को देखें कि अभी कौन सी ट्रेन आई, अगर कोई भी ट्रेन आ रही है तो नंबर ऑफ ट्रेन एट द स्टेशन विल बी +1, राइट। और अगर कोई भी ट्रेन जा रही है देन नंबर ऑफ ट्रेन एट द स्टेशन विल बी -1, यस सर। राइट। यस सर। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रेन आती है देन नंबर ऑफ ट्रेन एट द स्टेशन विल बी +1, और अगर कोई भी ट्रेन जाती है देन नंबर ऑफ ट्रेन एट द स्टेशन विल बी -1। ठीक है, यस सर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी ट्रेन जा रही है। हो सकता है यस कि सर। हो सकता है कि जो ट्रेन अभी अभी आई है वो ही गई है, या फिर हो सकता है कि जो ट्रेन सुबह से खड़ी हुई है वो गई है। दोनों केसेस में हमारे लिए तो एक प्लेटफॉर्म खाली हो गया ना, यस सर। राइट। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकाला है? हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये लॉजिकल सॉल्यूशन है, अभी इसका कोड नहीं लिख सकते हम। ये तो लॉजिकल सॉल्यूशन है ना। यस सर। अब ये बताओ कि इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, बिकॉज लॉजिकली सॉल्व करने के बाद यू हैव टू राइट द कोड। कोड में कैसे कन्वर्ट करें? क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो तीसरा चैलेंज है कोड लिखने का। ठीक है, पहला चैलेंज था प्रॉब्लम को अपने हिसाब से समझने का, दूसरा चैलेंज था उसको सॉल्व करने का, अब जो तीसरा चैलेंज है वो है इसका कोड लिखने का, राइट। तो कोड लिखने में व्हाट डू वी हैव टू कंसीडर, हमें क्या कंसीडर करना है? हमें तो अराइवल और डिपार्चर टाइम चाहिए ना, राइट। और हमें हमें उसी ऑर्डर में चाहिए जिस ऑर्डर में हो रहा है वो, राइट। यस सर। तो कोड लिखते वक्त पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इनपुट को कैसे रिसीव कर रहे हैं। यस सर। इनपुट को कैसे रिसीव कर रहे हैं मतलब हमारा फंक्शन क्या है, राइट। ठीक है ना। तो आप इनपुट को कैसे लोगे? एक तरीका है कि मैं एक 2 डायमेंशनल एरे ले लूं, यस सर। दूसरा तरीका है कि मैं 2 1 डायमेंशनल एरे ले लूं, एक अराइवल के लिए और एक डिपार्चर के लिए, यस सर। राइट। तो एक मेरा हो गया डबल, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो आप?
C plus plus. सी प्लस प्लस। तो एक हो गया डबल एरे ए और एक हो गया डबल एरे बी, और दोनों का साइज एन है, राइट। इस केस में एन इज इक्वल टू 7, राइट। ठीक है, ठीक है ना। तो Yes, sir. ए अरे में अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम का मतलब पहला हो गया 9 बजे, दूसरा हो गया 9:15, तीसरा हो गया 9:30, इस तरह से। और बी अरे में डिपार्चर टाइम है, डिपार्चर टाइम का मतलब पहला हो गया 11 बजे, दूसरा हो गया 9:40, तीसरा हो गया 10:35, इस तरह से, राइट। और ए आई, ए आई और डी आई रिप्रेजेंट द अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द सेम ट्रेन। Yes, sir. ठीक है, अब आप कैसे इसको सॉर्ट करोगे, अराइवल टाइम पे, डिपार्चर टाइम पे, या दोनों को सॉर्ट करोगे? सर दोनों को करेंगे। राइट। आपके पास दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि एक बड़ी सी एरे ले लो और उसमें सारे इवेंट्स को डाल दो। तो पहला इवेंट आ जाएगा 9 बजे, दूसरा इवेंट आ जाएगा 9:15, तीसरा इवेंट आ जाएगा 9:30, चौथा इवेंट आ जाएगा 9:40। ये अराइवल है, ये अराइवल है, ये अराइवल है, ये वाला डिपार्चर है, राइट। एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर करोगे तो एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी, Yes, sir. लेकिन आपका सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा दूसरा तरीका हो सकता है कि हम डिपार्चर एरे को ही सॉर्ट कर दें। अगर डिपार्चर एरे को सॉर्ट करोगे तो अराइवल एरे को भी सॉर्ट कर दे और डिपार्चर एरे को भी सॉर्ट कर दे। तो इस केस में अराइवल एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। Yes, डिपार्चर एरे को सॉर्ट कर देते हैं। पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 9:40। Yes, sir. दूसरा दूसरा इवेंट क्या कितने बजे है, 10:35 पे, ठीक है। Yes, sir. तीसरा इवेंट है 10:45 पे, चौथा इवेंट है 11 बजे, पांचवा इवेंट है 11:30 पे, अगला इवेंट है 11:40 पे, और लास्ट इवेंट है 12 बजे, राइट। Yes, sir. अब इसमें क्या हुआ, अराइवल और डिपार्चर टाइम के बीच में ये लिंक टूट गया। Yes, sir. ये लिंक हमें चाहिए भी नहीं, हमें क्यों चाहिए ये लिंक, हमारे लिए तो फर्क नहीं पड़ता ना कौन सी ट्रेन जा रही है कौन सी नहीं जा रही है, ऑलराइट। Yes, sir. ठीक है, अब हमने ये टाइमलाइन ले लिया, ये हमारा टाइमलाइन है। 9 बजे, ये मान लो 10 बजे, ये मान लो 11 बजे, और ये मान लो 12 बजे। सबसे पहला इवेंट कब कब हो रहा है? सबसे पहला इवेंट 9 बजे हो रहा है, Yes, ये sir. अराइवल का इवेंट है। तो नंबर ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट कितने बजे हो रहा है, 9:15 पे। Yes, sir. ये भी अराइवल का इवेंट है, तो नंबर ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 2। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट कितने बजे हो रहा है, 9:30 बजे। Yes, sir. ये भी अराइवल इवेंट है, नंबर ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 3। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट कितने बजे हो रहा है, 9:40 पे। ये कैसा इवेंट है, ये तो डिपार्चर इवेंट है, एक Yes, ट्रेन sir. बाहर जा रही है। तो नंबर ऑफ ट्रेन एट द स्टेशन कितनी हो गई, उसमें से 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद अगला इवेंट 9:45 पे हो रहा है, एक ट्रेन फिर से आ गई, तो नंबर ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 3। उसके बाद अगला इवेंट हो रहा है 10:15 पे, राइट। 10:15 पे एक ट्रेन फिर से आ गई, तो नंबर ऑफ ट्रेन हो गई 4। उसके बाद 10:35 पे एक ट्रेन चली गई, नंबर ऑफ ट्रेन हो गई 3। फिर 10:40 पे एक और ट्रेन आ गई, नंबर ऑफ ट्रेन हो गई दोबारा से 4। फिर 10:45 पे एक ट्रेन चली गई, नंबर ऑफ ट्रेन हो गई फिर से 3। फिर 11 बजे एक और ट्रेन चली गई, नंबर ऑफ ट्रेन हो गई 2। फिर 11:15 पे एक ट्रेन आ गई, नंबर ऑफ ट्रेन हो गई 3, राइट। इस तरह से साढ़े साढ़े 11 बजे 2, 11:40 पे 1, और 12 बजे फिर से 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन कितनी रही है, 4 रही है। 4 इज अवर आंसर। समझ में आ रहा है या दोबारा से रिपीट करूं लॉजिक? आगे से सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब आते हैं इसके कोड लिखने पे। कोड कैसे लिखोगे? कोड में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अराइवल एरे और डिपार्चर एरे को सॉर्ट कर लिया, राइट। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं।
ये दिखाई दे रही? ठीक है, अब मुझे बताते जाना कोड में सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने सॉर्ट किया, लेट से हमने क्विक सॉर्ट यूज किया, सॉर्ट एरे ए, और फिर हमने बोला सॉर्ट एरे डी, राइट, ऑलराइट, इंटीजर मिनिमम प्लेटफॉर्म्स, और हमें इनपुट में क्या दिया हुआ है, डबल एरे ए, डबल एरे डी, और इंटीजर एन। एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे ए एंड डी, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों एरेज को सॉर्ट कर लिया, राइट, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने दो पॉइंटर्स लिए, एक पॉइंटर लिया आई और दूसरा पॉइंटर लिया जे, और हमने ए आई और डी जे को कंपेयर किया, ए आई इज लेस देन डी जे। अगर ए आई डी जे से छोटा है तो इसका मतलब अराइवल इवेंट हो रहा है। Yes, sir. अगर अराइवल हो Yes, रही है, sir. अगर ट्रेन अराइव कर रही है तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, Yes, sir. राइट। और अगर मान लो डीजे बड़ा है तो हम क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस, Yes, sir. राइट। और ऐसा कब तक करते जाएंगे, जब तक दोनों एरेज में एलिमेंट्स हैं, Yes. राइट। तो while I is less than n and j is less than n, और इनिशियली I is equal to 0, j is also equal to 0, राइट। तब तक हमने क्या किया, if arrival of I is less than departure of j, तो इस केस में हमें काउंट प्लस प्लस करना है और Yes. I प्लस प्लस, राइट, ठीक है। ये एक ही लाइन में लिख रहा हूं ताकि क्योंकि स्पेस कम है, बट आप इसको ऑब्वियसली अलग अलग लाइन में लिख दोगे, अदरवाइज अदरवाइज क्या करेंगे, काउंट को डिक्रीज करेंगे और जे प्लस प्लस, राइट। तो शुरुआत में काउंट की वैल्यू 0 है, फिर ये 9 बजे का इवेंट आया तो काउंट हो गया 1 और आई आ गया यहाँ पे, फिर 9:15 और 9:40 को कंपेयर किया तो काउंट हो गया 2 और आई आ गया यहाँ पे, फिर 9:30 और 9:40 को कंपेयर किया, काउंट हो गया 3 और आई आ गया यहाँ पे, फिर 9:45 और 9:40 को कंपेयर किया, काउंट हो गया 2 और जे आ गया यहाँ पे। इस तरह से चलेगा, राइट, है ना। तो काउंट तो लास्ट में 0 हो जाएगा ना, हमें मैक्सिमम काउंट भी रखना है ना, ओके। तो इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स काउंट, देन मैक्स काउंट इज इक्वल टू काउंट, और लास्ट में वी विल जस्ट रिटर्न मैक्स काउंट, राइट। और शुरुआत में काउंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड मैक्स काउंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया है मैक्स काउंट, शुरुआत में दोनों 0 है, जब काउंट 1 हुआ तो मैक्स काउंट भी 1 हो गया, जब काउंट 2 हुआ तो मैक्स काउंट भी 2 हो गया, जब काउंट 3 हुआ तो मैक्स काउंट भी 3 हो गया, अब जब काउंट 2 होगा तो मैक्स काउंट 3 रहेगा, राइट, ठीक है। तो 10:35 छोटा है तो काउंट जो है वो 1 हो गया, फिर उसके बाद 9:45 छोटा है, 9:45 छोटा है तो ये 2 हो गया दोबारा से, फिर 10:15 और 10:45 ये 3 हो गया, फिर 10:40 और 10:45 ये 4 हो गया, अब ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा, Yes, sir. राइट, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये 2 हो जाएगा, राइट, लाइक दैट, ऑलराइट। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमने एल्गोरिथम यूज किया है, ये कौन सा एल्गोरिथम है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मर्जिंग का एल्गोरिथम है, Yes, sir. ये तो मर्जिंग का एल्गोरिथम है ना, ठीक है। अब मर्जिंग तो आपको आता है, ये तो आपको आता है ना, आप यू आर गिवन 2 सॉर्टेड एरेज, आपको 2 सॉर्टेड एरेज अगर दे रखी हैं तो उनको मर्ज करके तीसरी एरे में डालना है, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है। Yes, sir. अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मर्जिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये कैसी प्रॉब्लम है, ये मर्जिंग की प्रॉब्लम है या ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है,
ये तो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, वी वांट टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ऑप्टिमल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हमें ढूंढना है, तो दिस इज एन जी सर। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एमर्जिंग प्रॉब्लम, राइट। जी सर। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एल्गोरिदम कौन सा यूज किया, एमर्जिंग का एल्गोरिदम, ठीक है। जी सर। तो मैं जब कह रहा था कि कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना पड़ता है, जबकि पाइथागोरस का थ्योरम ज्योमेट्री में है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा हो सकता है ना कि आपको ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़े। जी सर। तो बच्चे जो होते हैं अक्सर वो ये सोचते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत बड़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इतने बड़े नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत छोटे से हैं। आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो टोटल नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, और आप अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स। नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ज्यादा नहीं है। कब होता क्या है कि अगर कंपनी अच्छी है तो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मूले नहीं पता, फॉर्मूले हमें मालूम है, बट वी नीड टू नो द वी नीड टू हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डज इट मेक सेंस, ये समझ में आ रहा है या फिर और इलेबरेट करना है? हाँ सर। आगे समझ में? जी सर। अब ये ये बताओ सर। कि अब ये बताओ कि ये वाली जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है इसमें अगर हम स्टेप्स के हिसाब से देखें तो कितनी स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप तो ये थी जब हम प्रॉब्लम को रिलेट कर रहे थे, जी सर। राइट। दूसरा ये था व्हेन वी वर लॉजिकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जी सर। तीसरा ये था जब हमने प्रॉब्लम को कोड में कन्वर्ट किया, जी सर। राइट। और चौथा ये है कि हो सकता है हमारे कोड में कोई गलती हो, ऐसा तो हो सकता है हमारे कोड में कोई गलती है, तो चौथा है जी सर। अपने कोड की गलती को ठीक करना, है ना। मैंने पहली बार कोड लिखा, हो सकता है कोड में कोई एरर हो, एरर होगा तो उस एरर को फिक्स करो, राइट। जी सर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 और इज लॉजिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, लॉजिकली सॉल्व द प्रॉब्लम। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 इज कन्वर्ट द लॉजिकल सॉल्यूशन इनटू कोड, जो आपने लॉजिकली सोचा है उस सॉल्यूशन को कोड में कन्वर्ट करो। एंड व्हाट इज स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 इज यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। ऑलराइट। स्टेप नंबर 1 में पहली बात हम प्रॉब्लम को समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम जो है वो बहुत लंबे 2 पेज की प्रॉब्लम है। अगर 2 पेज की प्रॉब्लम है तो उसको समझ के उसमें से टेक्निकल क्वेश्चन निकालना, दिस इन इटसेल्फ इज ए चैलेंज। ऑलराइट। जैसे यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे हमारी मेन प्रॉब्लम थी टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। हमने हमने उसको किस तरह से समझा? हमने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स इज आल्सो इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स एट द स्टेशन। तो अगर हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो समझने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को समझना है, समझने का मतलब उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखना, अलग अलग दृष्टि से देखना, ऑलराइट, ठीक जी सर। है। स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप इज टू लॉजिकली सॉल्व द प्रॉब्लम। जब हम इस प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिमाग में नहीं थी। व्हेन वी वर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम लॉजिकली, कि हमें ट्रेन के बीच में ओवरलैप निकालना है, ट्रेन के बीच में ओवरलैप निकालना है, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं कि जो ट्रेन आई है, अगर ट्रेन आती है तो नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ जाएंगी, अगर ट्रेन जा रही है तो नंबर ऑफ ट्रेन घट जाएंगी। अब इसमें कोई कंप्यूटर साइंस थोड़ी है, ये तो जिस बच्चे ने बिल्कुल कंप्यूटर साइंस ना देखा हो वो भी कर लेगा, ऑलराइट। जब हम उसे लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू एल्गोरिथमाइज दैट सॉल्यूशन, वहां पे फ्लो चार्ट वगैरह और एल्गोरिथम पिक्चर में आएंगे, वहां पे कोड आएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप इज टू कन्वर्ट आवर सॉल्यूशन इनटू कोड, ठीक है। और फोर्थ स्टेप इज टू परफॉर्म द यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब अगर हमारे कोड में कोई बग है तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों की सेम प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉजिकली बहुत शार्प होते हैं, बट उनको क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो वो अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी नहीं है। वो प्रॉब्लम को समझ भी जाते हैं, वो प्रॉब्लम को लॉजिकली भी सॉल्व कर लेते हैं, बट वो उस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब उनको केवल कोड पे ध्यान देना है ना, राइट।
So it means that they are good in 75% of the area that is required. ठीक है। और ज्यादातर जो बच्चे मैंने देखे हैं वो बच्चों की लॉजिकल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि उनको कोडिंग थोड़ी कम आती है, प्रोग्रामिंग थोड़ी कम आती है, इस वजह से वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं, अपने मन में डाउट करने लगते हैं कि यार मेरा तो होता ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कंप्यूटर इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है। तो अपने आप आप अपने आप को अच्छी तरह से एनालाइज करो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और आपका वीक एरिया क्या है। ओके। सर और एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। सर हमारा एक स्टूडेंट है, वो गेट क्वालिफाइड किया है। खड़े हो जाओ सर। कल हम इससे इंटरेक्शन कर रहे थे। ही वाज सेइंग द सेम थिंग, ही इज गुड इन लॉजिक बट अनएबल टू परफॉर्म द कोडिंग। तो ये सेम प्रॉब्लम इसके साथ, इसलिए कह रहा था मुझे इंडस्ट्री में नहीं जाना है। ये बच्चा है। ग्रेट। और बहुत अच्छा नंबर गेट पे लाया, 35 मार्क्स लाया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, 30 कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। लेकिन सर ये इसलिए कोडिंग की वजह से, मतलब ये अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहा है। हम्म। तो ये जो सेल्फ डाउट्स होती है ना, ये सेल्फ डाउट अगर आप एक दो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जो चीज आपको नहीं आती है उस चीज को लर्न कर लेते हैं, तो ये सेल्फ डाउट बहुत जल्दी निकल भी जाती है। अगर आप एक बार छोटा सा सक्सेस को टेस्ट करेंगे तो उसी में सेल्फ डाउट निकल जाएंगी। ऑलराइट। सो गिव योरसेल्फ चांस, पार्टिसिपेट इन दीज कॉम्पिटिशंस। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको समझ के सॉल्व करो। तो उस तरह से ये इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, एक महीने के अंदर अंदर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। देखो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर से जाके आपको दवाई ले आएंगे। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक ही तरीका होता है और वो होता है कि नॉलेज। ठीक है। जिस जैसे मान लो मुझे अपनी मसल बनानी है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, मेरे से वजन नहीं उठ रहा और मैं चाहता हूं कि मैं 100 किलो का वजन उठा दूं, तो एक ही तरीका है कि मैं वजन उठाऊं, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि 100 किलो का मुझे वजन उठाना ही उठाना है, तो मुझे वजन ही उठा के उसका सॉल्यूशन भी वही है जो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि मैं 100 किलो वजन नहीं उठा पाता। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बार बार वजन को उठाने की कोशिश करो, तो शरीर अपने आप वजन उठाने की कैपेसिटी डेवलप करेगा। ऑलराइट। इसी तरह से हमारा दिमाग चलता है। अगर हमें लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही, तो उसी प्रॉब्लम को बार बार अलग अलग तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो। योर माइंड विल डेवलप द कैपेसिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके। शरीर बनाने के लिए कोई दवाई नहीं आती। अगर मैं चाहूं कि मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए कि 100 किलो का वजन उठ जाए, उसके लिए बाहर से कोई दवाई नहीं आती। मुझे वही वजन को उठा के ही सॉल्व होगा, और एक दिन वो वजन उठ जाएगा। पहले 20 किलो उठाऊंगा, फिर 30 किलो उठाऊंगा, फिर और प्रैक्टिस करूंगा। तो शरीर, भगवान ने इसी तरह से शरीर बनाया ना, कि वो मसल्स जो है वो अपने आप बन जाएंगे। ओके। दिमाग भी इसी तरह से बनाया है। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपसे नहीं हो पा रही है, तो उसी चीज को बार बार करने की कोशिश करो, वो चीज हो जाएगी। ऑलराइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। अगर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आई एम फ्री, आई हैव द टाइम, आई विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, एनी क्वेश्चन यू हैव। ये अपने डाउट्स पूछ लो, जो जो पर्सनल डाउट्स। खड़े हो जाओ। सर, एक डाउट ये सर, जैसे अभी एआई इतना आ गया तो सब बोलते हैं कि एआई आ गया, एआई आ गया, तो उससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जॉब है वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। तो मतलब कि जो मैंने देखा फ्रेशर्स होते हैं वो ज्यादातर उनको वो स्टार्ट करने से पहले ही से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन क्या है कि एआई आ गया है तो जॉब्स कम हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है क्या? सर एक ये भी, और सर ये कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो इससे ही मोटिवेट होके स्टार्ट नहीं करते, वो उनके लिए मतलब कि देखो, मैं आपको बताता हूँ, है ना। हिस्ट्री हिस्ट्री काम आती है ना। 19 चलो 2000 से पहले, 2000 से पहले गूगल वाज नॉट पॉपुलर। गूगल इतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है। तो हम जब पढ़ते थे, हमें कैसे पढ़ना होता था? हम जब पढ़ते थे तो हमें इस तरह से पढ़ना होता था कि मान लो मुझे ये पता लगाना है कि जापान की कैपिटल क्या है। ठीक है। अब सोचो, इंटरनेट आपके पास नहीं है, आपको पता नहीं है जापान की कैपिटल क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे? या तो आप लाइब्रेरी में जाके मैप वगैरह देखोगे, या अगर आपके घर पे मैप है तो उसको पढ़ोगे, या फिर आपके मोहल्ले में कोई समझदार आदमी है उससे पूछोगे। तो जो आपके मोहल्ले में समझदार आदमी है, जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि जापान की कैपिटल टोक्यो है, उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू थी उस जमाने में, है ना। जैसे ही गूगल आया, इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल हो गई। आज अगर मैं अपने बेटे से, छोटे से बेटे से भी पूछता हूँ कि बेटा जापान की कैपिटल क्या है, तो वो फटाफट फोन पे देख के बता देगा ना।
ठीक है। ये बताओ कि गूगल के आने से जॉब्स गई है या जॉब्स बढ़ी है? जॉब्स तो बढ़ी है ना, ठीक है। बस ये है कि नेचर चेंज हो गया है, स्वभाव चेंज हो गया है। स्वभाव क्या था कि पहले डेटा जिनके पास था, जिनके पास डेटा था, उनकी बहुत वैल्यू थी। अब क्या है, गूगल के आने के बाद क्या हुआ कि डेटा इररेलेवेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, ठीक है। ऑफिस में, पहले ऑफिस में एक आदमी ऐसा हुआ करता था, जिस आदमी को बोलो कि भाई 1979 की फाइल निकाल के ले आओ, तो वो एक गंदे से कमरे में जाता था और 1979 की फाइल निकाल के ले आता था ना ऐसा क्लर्क बहुत पहले। तो वो जो क्लर्क था, उस क्लर्क की इतनी वैल्यू होती थी, ऑफिसर से ज्यादा वैल्यू उस क्लर्क की होती थी। क्यों? क्योंकि उसके बिना पूरा ऑफिस ठप हो जाएगा। अभी सारी इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन डिजिटाइज हो गई, तो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे अवेलेबल है। तो वो जो क्लर्क था उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उस क्लर्क को किसने रिप्लेस कर लिया? डेटा ऑपरेटर ने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। तो एआई जो है ना, वो हमें रिप्लेस नहीं करेगा, वो हमारी स्पीड को फास्ट करेगा। जैसे गूगल ने हमें रिप्लेस थोड़ी किया, गूगल ने हमारी स्पीड को फास्ट कर दिया। आप ये देखिए कि 2000 में, मतलब 2000 से पहले सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो इंटरव्यू होते थे ना, वो इस तरह के इंटरव्यू होते थे कि स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर एक फंक्शन होता है strcmp, वो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। एक फंक्शन होता है strlen, वो स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। हमने, जब हम इंटरव्यू देते थे तो हम इस तरह के इंटरव्यू देते थे, strlen इज ए फंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय पे इस स्किल की वैल्यू थी ना। क्योंकि आपके पास जो कंप्यूटर दिया हुआ है, दैट कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है ना ही। और आप नोट पैड के ऊपर लिख रहे हो, तो नोट पैड में ऐसा नहीं है कि आपने डॉट किया, ए डॉट, और वो आपको बता देगा कि कौन कौन से फंक्शन है ए के अंदर, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें याद रखनी पड़ती थी। उसके बाद क्या हुआ, याद रखने की अब कोई जरूरत नहीं है, तो उस स्किल की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इंटरव्यू में आज आपसे कोई भी ये नहीं पूछता कि ये बताओ स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ओके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फर्स्ट स्टेट में डेटा बिकम इररेलेवेंट। तो जिन लोगों के पास डेटा था, अब उनकी इतनी रेलिवेंट नहीं है। सेकंड स्टेट में इंफॉर्मेशन बिकम इररेलेवेंट, कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उससे पहले उनकी बहुत वैल्यू होती थी, अब उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मुझे कंप्यूटर प्रोवाइड कर देगा। थर्ड स्टेज में सूडो इंटेलिजेंस इज बिकमिंग इररेलेवेंट। वो काम जो कंप्यूटर कर सकता है, वो आप क्यों करोगे, ठीक है। तो इसीलिए 3-4 साल के बाद ये कंपनीज जो कोडिंग इंटरव्यू आज ले रही है, 3-4 साल के बाद हो सकता है कि वो कोडिंग इंटरव्यू ना लें, वो नहीं लेंगी कोडिंग इंटरव्यू। क्योंकि कोडिंग तो आपको वो करके देगा ना एआई, राइट। लेकिन आप लोगों की जॉब तो तब तक लग जाएगी ना। अगर कोडिंग इंटरव्यू नहीं होगा तो क्या होगा, किसी और तरह का इंटरव्यू होगा, सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू होगा, राइट। ये कोर स्किल में लिखा है सिस्टम डिजाइन, है ना। तो धीरे धीरे कंपनीज आर मूविंग फ्रॉम कोडिंग टू सिस्टम डिजाइन, लेकिन अभी अभी 2 साल में ये नहीं होने वाला। Okay? दूसरा ये सोचो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट में हर जगह पे कोपायलट आ गया ना। अब जो को पायलट में जो एआई की डेवलपमेंट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, वो वही पुराने वाले लोग हैं जो पहले सी प्लस प्लस की डेवलपमेंट कर रहे थे, या माइक्रोसॉफ्ट ने सबको फायर करके नए लोग हायर किए हैं? वो पुराने लोग हैं ना, ठीक है। तो उन्हीं पुराने लोगों को अपनी अपस्किलिंग करनी पड़ी है, अपना नई चीजें पढ़नी पड़ी है, ठीक है। जब मैंने 2004 में अपना मास्टर्स किया था, उस समय पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया भी नहीं था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में जाके मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले लोग, जो लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि उनको सारी जिंदगी पढ़ते रहना पड़ता है, ओके। मैथ मैथ वालों के साथ, हिस्ट्री वालों के साथ ऐसा नहीं है। जो मैंने 12th में मैथ पढ़ा था, मेरा बेटा भी वही 12th में मैथ पढ़ेगा, राइट। तो मैथ हिस्ट्री ये सब चीजें ना बदलती नहीं है। कंप्यूटर साइंस के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की शेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, टेक्नोलॉजी की शेल्फ लाइफ कम है। मैंने जो जावा पढ़ी थी, मैंने जो सी प्लस प्लस पढ़ी थी, आप लोग जो जावा पढ़ रहे हैं और आप लोग जो सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। हमारे टाइम पे सी प्लस प्लस में लैम्डा फंक्शंस नहीं होते थे, अभी सी प्लस प्लस में लैम्डा फंक्शंस है, ठीक है। लेकिन जो कोर चीजें हैं उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। कोर चीजें मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स,
तो मैंने अपने जमाने में जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, आप भी वही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कोई नया डेटा स्ट्रक्चर आ गए, Yes, राइट? sir. कुछ चीजें ऐसी हैं कंप्यूटर साइंस में जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी है, वो है फाउंडेशनल चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी शेल्फ लाइफ छोटी है, वो चीजें आपको अपने अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको लर्न करने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो एआई से शॉर्ट आंसर ये है कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी एआई अपस्किलिंग अपने आप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे लोग स्मार्टफोन यूज करने लगे ना, लोगों को पता भी नहीं चला। करेक्ट? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? संजय सिंह रेड्डी क्वेश्चन। हाँ जी। संजय सिंह। हेलो जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब अगर एक कोई फ्रेशर है तो वो कैसे इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को अप्रोच कर सकता है? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में? सर, फर्स्ट ईयर में। हाँ, फर्स्ट ईयर में फिर थोड़ा आसान है। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को इन सारी कंपनीज में विजिबल बनाना है, ठीक है ना? यस सर। और आपको इन कंपनीज को अप्रोच जॉब के लिए नहीं करना, किसी भी कंपनी को आपको अप्रोच करना है इंटर्नशिप के लिए, ठीक है? तो इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करने से पहले आप अपने दिखाने जो आपके पास है शोकेस, उसको इम्प्रूव कर लो। जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हो, लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, कोड शेफ पे, उस उस प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाओ। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ा लो, सारी चीजें इंप्रूव कर लो। ओके, 6 महीने जी के सर। अंदर या मैक्सिमम 1 साल के अंदर कोशिश करो दैट यू आर जॉब रेडी। ओके, उसके बाद स्टार्ट अप्रोचिंग दीज कंपनीज। उन कंपनीज को अप्रोच करना शुरू कर दो, ठीक है? कंपनीज को कैसे अप्रोच करोगे? कंपनीज को अप्रोच करने का एक तरीका है, मान लो आप अप्रोच करना चाहते हैं पेटीएम को, तो पेटीएम के लोगों को लिंक्डइन पे देखो, उनको आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, और उनसे ये कहो कि मुझे आई वांट यू टू बी माई मेंटोर। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मेंटरशिप करो, ठीक यस सर। है ना? मेंटोर। ओके, ठीक है। और ये मेंटरशिप जो है, ये चाहो तो आप 6 महीने बाद ही भेजना शुरू कर दो सबको, ठीक है? जी सर। तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ जाएगा, हम्म। राइट? नेटवर्क बढ़ने के बाद उनको ये ना लगे कि ये केवल जॉब मांगने के लिए मेरे पास आता है। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, आप जो है जेन्युइन क्वेरीज के लिए उनके पास जा रहे हो, ठीक है? अपनी जेन्युइनली जेन्युइनली अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? फिर जब टाइम आ जाएगा, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, तब उन सबको सबको मैसेज डालो कि मुझे इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है। क्या आपकी कंपनी में अगर कोई इंटर्नशिप के लिए रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दो। उससे पहले अपना रेज्यूमे स्ट्रांग बना लो, ठीक है? जी ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही होगा, हो सकता है सर्विस बेस्ड कंपनी में हो जाए, हो सकता है किसी और कंपनी में हो जाए। तो एक तरीका ये है, राइट? बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, अमेरिका वगैरह की, वहां पे बच्चे ज्यादातर इसी मॉडल से अपने आप को प्लेस कराते हैं। वहां पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी नहीं आती, ठीक है ना? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आपके कैंपस में जो कंपनीज आ रही हैं, अगर आती हैं, तो आप उनमें क्रैक करने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आपके कैंपस में कंपनी नहीं आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें कि वो कंपनीज को अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करने के बाद कंपनीज को बुलाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली उसमें ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगी या अमेजन आ जाएगी, लेकिन छोटी कंपनीज तो आएंगी ना, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है। तो अपना स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ और उन कंपनीज को अपने कैंपस में इनवाइट करो, ठीक है? कैंपस में जब कंपनीज आती हैं तो उसमें ना एक रेपुटेशन भी इन्वॉल्व होती है। जब आप अकेले जाते हो तो आप अकेले जा रहे हो, लेकिन जब आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करके जाते हो, तो फिर कम एचआर जो है वो थोड़ा सीरियस लेता है। ओके, और तीसरा जो मुश्किल चीज है वो ये है कि कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी जो है, उसकी पॉलिसीज होती हैं फ्रेशर को लेकर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को अगर मैं चाहूँ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट इस पर्टिकुलर कॉलेज में आ जाए, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पॉलिसीज है ना, ठीक है? लेकिन वो सारी जो पॉलिसीज है वो फ्रेशर को लेकर होती है। आप किसी भी कंपनी में जॉब करो, और 2 साल के बाद, जब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप अपना रेज्यूमे चाहो तो मुझे भेज देना, और जिस कंपनी में कहोगे उस कंपनी में फॉरवर्ड कर देंगे, वहां से आपके पास इंटरव्यू की कॉल भी आ जाएगी, ठीक है? तो अगर मान लो प्रोडक्ट कंपनी में अभी नहीं होता है,
तो करियर करियर जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। इंसान का करियर 40 साल का होता है ऑन एन एवरेज। 40-50 साल का करियर है। तो आप अपने आप को ये रखो, और प्राइवेट कंपनी में तो बहुत जल्दी जल्दी जॉब भी चेंज करते हैं। तो शुरुआत में जो भी ऑप्शन आपके पास है उस ऑप्शन को लेकर वहां पे जॉब करो, और उसके बाद 2 साल के बाद करियर चेंज करके बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में गए हैं। मेरे हमारे स्टूडेंट जो है वो HCL से और गूगल में गए हैं। ठीक है। तो उनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी HCL में, अगली बार वो गूगल में चले गए। ऑलराइट। यस सर। ओके। एनीवन एल्स? सर एक और वो बात पूछनी है। सर जैसे आप अगर हमें वो करते हैं गाइडेंस देते हैं, तो सर उसमें आप जैसे क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो थोड़ा आप डिस्कस अगर कर सके सर। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको छोड़ो, जो हमें पढ़ना है। पहली बात तो हमें कोर कंप्यूटर साइंस पढ़नी है। राइट। सॉरी, इसको अलग अलग लिख देते हैं। पहले तो हमें कोडिंग इंटरव्यूज की तैयारी करनी है। राइट। कोडिंग इंटरव्यूज में वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, लेकिन इसमें लार्जली जो होता है ना वो होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। राइट। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अलावा इसमें और भी चीजें होती है, जैसे बिटवाइज ऑपरेशंस है। बिटवाइज ऑपरेशन जो है वो ना तो डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं ना एल्गोरिथम में आते हैं, बट बिटवाइज ऑपरेशन है ना। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं, है ना। और इसमें एक चीज जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है वो है लॉजिकल सॉल्विंग, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। ये एक तरह की ना, ये बहुत ही सॉफ्ट चीज है। ये हार्ड चीज नहीं है कि हम बच्चे को लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कोर कंप्यूटर साइंस। कोर कंप्यूटर साइंस कोर कंप्यूटर साइंस में आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ऊप्स, ये सब चीजें। राइट। नेटवर्किंग, TCP/IP, ये सब चीजें। तीसरा आपको जो करना है वो है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन में दो चीजें आती हैं। एक तो लो लेवल सिस्टम डिजाइन। लो लेवल सिस्टम डिजाइन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है। राइट। ठीक है। और एक है हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, HLD। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन जो है वो आर्किटेक्चर लेवल है, आर्किटेक्चर लेवल डिजाइन। ओके। और चौथा है आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे मतलब अगर आपने रेज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है, कोई असाइनमेंट मेंशन की हुई है, तो उससे रिलेटेड, रेज्यूमे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेज्यूमे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं विच आर बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे, तो आपको इन चारों चीजों की तैयारी करनी है। ठीक है। इन चारों में से हम नॉर्मली सारी चीजें कराते हैं वैसे तो, बट आपको जो भी पढ़ना होगा आई कैन टीच दैट। बहुत सारे कॉलेजेस में कॉलेज हमें केवल कोडिंग कोडिंग इंटरव्यूज की तैयारी कराने के लिए बुलाते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कोडिंग इंटरव्यू प्लस सिस्टम डिजाइन दोनों की तैयारी के लिए बुलाते हैं, और कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो तीनों चीजों की तैयारी के लिए बुलाते हैं। ठीक है। कोडिंग के लिए जनरली वी टेक 1 मंथ। राइट। और पूरा तीनों चीजें पढ़ने के लिए जनरली वी टेक 3 मंथ्स। ऑलराइट। डज इट आंसर योर क्वेश्चन, या और भी कुछ है जो बचा हुआ है? थैंक यू। सर एक मेरा क्वेश्चन ये है हाँ जी। सर, मतलब एक फ्रेशर के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्रोजेक्ट कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? देखो, प्रोजेक्ट मतलब जो रेज्यूमे में आपने प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उसी के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ सर, जो डेवलपमेंट में हम करते हैं ना प्रोजेक्ट्स। हाँ हाँ हाँ। देखो, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत छोटी कंपनी है ना, मान लो मेरी छोटी सी कंपनी है और मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करता हूँ। ठीक है। तो जी चाहूंगा सर। कि मैं चाहूंगा कि मैं ऐसे बच्चे को हायर करूं जिसने थोड़ी बहुत एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की हो। राइट। लेकिन ये चीज जो है दिस इज ट्रू ओनली फॉर वेरी स्मॉल कंपनीज। ठीक है। अगर कोई भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो ये मान के चलती है कि आप जब उसको ज्वाइन करोगे तो आप अपने आप सीख लोगे। ठीक है। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एडोबी में आपका इंटरव्यू होता है। तो एडोबी में अगर इंटरव्यू होता है तो आपने रेज्यूमे में क्या लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करता। आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट जो है वो भी मैटर नहीं करते। अगर आप उनके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो तो यू विल गेट हायर्ड। ऑलराइट। लेकिन मान लो कोई बहुत छोटी सी कंपनी है, तो उस केस में प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत मैटर करता है। ऑलराइट। लेकिन केवल प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं अपने रेज्यूमे में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लिख दूं,
तो ऐसा थोड़ी है कि केवल उन्हीं को देखकर कंपनी हायर कर लेगी, राइट? तो केवल रेज्यूमे के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, केवल रेज्यूमे के बेसिस पे आपका रिजेक्शन भी नहीं हो सकता। रेज्यूमे का केवल इतना फायदा होता है कि रेज्यूमे में जो आपने लिखा है उसके बेस पे आपको इनिशियल कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, राइट? अगर ऑफ कैंपस जा रहे हो तो मान लो आपके कैंपस में कोई कंपनी आ रही है, अगर कैंपस में कोई कंपनी आ रही है फिर तो रेज्यूमे मैटर भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके कैंपस में अगर 30 बच्चे हैं तो वो 30 का टेस्ट लेगी, राइट? तो अगर कैंपस में कोई कंपनी यस आ सर। रही है तो उसके लिए तो रेज्यूमे वैसे भी मैटर नहीं करता। उसने क्या किया, उसने 30 बच्चों का टेस्ट लिया, उस टेस्ट में जिस भी बच्चे ने वो टेस्ट क्लियर किया उसको उसने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू में आपने जैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे या तो आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है? इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है कि वो आपके रेज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, बट रेज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस की फ्रेशर्स के लिए ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, ओके? Alright. अगर आप अपने रेज्यूमे को ऑफ कैंपस भेज रहे हो तो ऑफ कैंपस में कभी कभी क्या होता है कि अगर रेज्यूमे बहुत पुअरली बना हुआ रेज्यूमे होता है तो रेज्यूमे डज नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड, लेकिन अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू उसको भेज रहे हो तो वो रेफरेंस ज्यादा मैटर करता है बजाय कि रेज्यूमे के। ऑलराइट, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रेज्यूमे में आप जो प्रोजेक्ट लिखते हो उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लो, लेकिन इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कि आपने जो प्रोजेक्ट लिखे हैं, आपने मान लो 2 की जगह 5 प्रोजेक्ट लिख दिए तो उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो। अल्टीमेटली द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी द इंटरव्यू, ओके? सर आया सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी क्या होता है, दो माइंडसेट होते हैं। जैसे जो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं बंदे, तो जॉब हो रहा है टेक्निकल रोल के लिए, जैसे डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपर, कोई भी सिस्टम मतलब सर वेब डिजाइनर। तो सर उसमें दो चीजें हो जाती है, एक टैग हो जाता है और एक अपना डीएसए राउंड हो जाता है सर, और एक जर्नल ग्रुप डिस्कशन, जैसे इसमें हमारी इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स टेस्ट की जाती है। तो सर ये तीनों चीजें अलग अलग है और इनको अलग अलग ही तैयार करना है। तो हम किस वे में, मतलब हमें कितना हर एक चीज में कितना फोकस करना चाहिए, कि टैग पे ज्यादा फोकस? पहली कौन सी चीज बताइए? सर पहली जो जर्नल अवेलेबल, वो जो हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशन सॉफ्ट स्किल्स वगैरह आ गई, जो हमारे समझ में नहीं आया, पहला कौन सा बताया, जनरल क्या? सर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड सर, एप्टीट्यूड। अच्छा, एप्टीट्यूड, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर, सॉफ्ट स्किल्स भी इंक्लूड हो जाती है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन देखी जाती है, की जाती है वो सब सर। तो एप्टीट्यूड हो सर गया, एक कोडिंग हो गया, और तीसरा क्या बताया? तीसरा सर टेक, सॉफ्ट स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल था, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ये मान के चलो कि ये जो है दिस इज ऑलमोस्ट 80 to 90%, और यहाँ पे कोडिंग का मतलब केवल कोडिंग नहीं है, कोडिंग का मतलब कोडिंग प्लस कोर कंप्यूटर साइंस जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना? उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा, डीबीएमएस भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, राइट? तो इसको आप मान के चलो 80%। एप्टीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड में इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा बचा जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, राइट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बचा ना? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर आप बुक देखोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक में नॉर्मली 10वीं का मैथमेटिक्स होता है, 10th लेवल मैथमेटिक्स, राइट? ठीक है, उस 10th लेवल मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे एक चैप्टर है लॉग का, एक चैप्टर है परसेंटेज का, राइट? एक चैप्टर है लेट्स से टाइम एंड वर्क का, राइट? एक है स्पीड एंड डिस्टेंस का, राइट? तो ऐसे करके काफी सारे चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो कोडिंग इंटरव्यू के हिसाब से लॉग इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, राइट? परसेंटेज भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? ये दोनों चीजें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो आपको आदत हो जानी चाहिए ना, आपको नॉर्मल आदत होनी चाहिए, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप मान लीजिए, अगर ये 80% है तो इसको मान लीजिए 15%, राइट? वैसे 15% से भी कम ही मानो।
उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में बच्चों के दिमाग में एक तो ये कंफ्यूजन होता है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो, अगर जैसे मान लो सेल्स फोर्स, या सेल्स फोर्स कह रहा हूं, मान लो हेडस्ट्रॉन्ग आपके कैंपस में आती है। हेडस्ट्रॉन्ग एक बैंकिंग कंपनी है, वो उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर हेडस्ट्रॉन्ग आपके कैंपस में आती है तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल पूछे, थोड़ा बहुत जीडी वगैरह का रखे। लेकिन अगर आपके कैंपस में मान लो एचसीएल टेक्नोलॉजीज आती है तो ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी। उसमें चाहे आप हिंदी में आंसर बताओ, चाहे किसी उसमें आंसर बताओ। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में जो लैंग्वेज का पार्ट होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को सामने वाले को बता पाते हैं या नहीं बता पाते। ठीक है, अगर मैं अपनी बात को आपको समझा ही ना पाऊं, दैट इज ए प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं अपनी बात आपको इंग्लिश में ना समझा पाऊं, वो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो हमारा 60-70% तो आपकी वैसे भी इंग्लिश ही है। लिंक लिस्ट को लिंक लिस्ट ही बोलोगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलोगे, कंपाइलर को कंपाइलर ही बोलोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलोगे। राइट, तो बचा ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है, ये तो आपकी वैसे ही इंग्लिश है ना। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा बचा जो बीच में टेक्निकल टेक्निकल वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो ग्रामर चाहिए, उसमें आप थोड़ा इंग्लिश यूज करो, थोड़ा हिंदी यूज करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके साथ कोई बुरी बात है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो अपने स्किल सेट पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% 90% कंपनीज ऐसी हैं जिनमें हायरिंग इसके बेसिस पे ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो है वो कभी कभी एक ब्लॉक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि कोडिंग में जो पहला राउंड होता है वो ऑनलाइन असेसमेंट का होता है। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। वो जो क्वेश्चन है वो एक पेज का क्वेश्चन है। एक पेज का क्वेश्चन पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप उस एक पेज के क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही ना पाओ। जैसे लीज कोड पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं ना। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती इसलिए लीज कोड वाले जो क्वेश्चन है वो तो मुझे समझ में ही नहीं आते। ठीक है ना। तो लीड कोड के क्वेश्चंस को आप फटाफट पढ़ के समझ पाओ, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके, और इस कैपेसिटी को डेवलप करने का वही तरीका है कि आप बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो जाएगी। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मान लो दो दोस्त है, ए और बी। ठीक है, आप आपस में मॉक इंटरव्यू करो। ए जो है वो बी का इंटरव्यू लेगा, बी जो है वो ए का इंटरव्यू लेगा, और आपस में आप देखो कि कहाँ पे क्या कमी है। दूसरे वाले बंदे को ज्यादा अच्छी तरह से पता चल जाती है ना। तो जब ए बी का इंटरव्यू लेगा तो ए बी से पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो बी का वो आंसर तैयार हो जाएगा ना, कितनी बार गलत बोलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो गिने चुने हैं, आप उन आंसर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लो। उसके अलावा जो कोडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें तो आप वैसे भी कोडिंग कोडिंग की बोलोगे। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल जो है वो अच्छी चीज है, बट सॉफ्ट स्किल जो है थोड़ा सा ओवररेटेड है। सॉफ्ट स्किल के नाम पे थोड़ा डर ज्यादा लगता है, इतना इतनी बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, और नॉर्मली आप देखोगे जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो सॉफ्ट स्किल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप इंप्रूव हो जाती है। अगर आपको सारी चीजें आती हैं, अच्छी तरह से आती हैं, आपका दिमाग जो है वो पूरा पूरी तरह से पढ़ाई में लगा हुआ है, तो अपने आप बोलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका वो अपने आप चेंज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जो है वो केवल बॉडी लैंग्वेज में अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ है। अगर अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो बॉडी लैंग्वेज में अपने आप ही दिखेगा ना, भले ही आप चुपचाप बैठे रहो किसी कोने में। ओके, तो अगर आपको ये लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस शो करना है तो कोशिश करो कि अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे हो, इस चीज की कोशिश करो। राइट, तो अगर आपको ये लगता है कि आप इंटरव्यू में बोल नहीं पा रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, तो उस बोलने की झिझक को निकालने की कोशिश करो। ऑलराइट, ठीक है, उसमें लैंग्वेज जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे लैंग्वेज अपने आप ठीक हो जाएगी। ग्रुप डिस्कशन मुझे लगता है कि आजकल बहुत कम कंपनीज है जो ग्रुप डिस्कशन रखती हैं। लेकिन होता क्या है कि कंपनीज के भी अलग अलग स्टैंडर्ड है ना। सेम कंपनी अगर आईआईटी के कैंपस में जा रही है तो वो इंग्लिश का इंटरव्यू नहीं लेगी। लेकिन सेम कंपनी किसी बी सी डी टाइप के कॉलेज में जा रही है तो फिर वो इंग्लिश का भी टेस्ट लेगी। ओके, तो आप ये देखो कि आपके सीनियर्स के सामने ये कम्युनिकेशन स्किल का कितना बड़ा चैलेंज आया था, और जितना बड़ा चैलेंज आया था उसी के हिसाब से तैयारी करो।
Right? सर अब हमें कोर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर सी जैसे डीएसपी वगैरह पे फोकस करना चाहिए या फिर हमें हमारी टेक्नोलॉजी जो हम सीख रहे हैं जैसे नोड जेएस वगैरह वेब डेवलपमेंट के लिए तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इरेलीवेंट क्वेश्चन है। नोड जेएस में आप क्या करोगे? लिखोगे तो कोड ही ना, है ना? सर मेरे को टेक्नोलॉजी से था। मैं यही कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी से जब आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में भी तो टेक्नोलॉजी आती है ना, उसमें भी तो सी प्लस प्लस आती है, जावा आती है ना? तो बच्चों ने ये कैटेगरी डिवाइड कर रखी है कि एक हो गया टेक्नोलॉजी और एक हो गया कोडिंग। ठीक है, कोडिंग ही टेक्नोलॉजी है, कोडिंग के अलावा और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप मैं माइक्रोसॉफ्ट में मैं पावर पॉइंट में था, पावर पॉइंट में रिएक्ट में कोड लिख रहे हैं, बट उसका डिजाइन, उसकी प्रॉब्लम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं। तो अगर कोडिंग अच्छी नहीं होगी तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर यूआई डिजाइनर बन के रह जाओगे बस। राइट? तो मेरे कहने का मतलब है कि एक होता है एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट। राइट? अब इसको हम पढ़ते हैं। एक है सी प्लस प्लस, जावा, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस को जब आप पढ़ रहे हो तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो ना। ठीक है, अल्टीमेटली इन सी प्लस प्लस और जावा को पढ़ के करोगे क्या? इसमें कोड लिखोगे। और इसको पढ़ के क्या करोगे? इसमें कोड लिखोगे। राइट? जो कोड लिखोगे उस कोड में क्या होगा? उस कोड में डेटा स्ट्रक्चर होगा और एल्गोरिथम होगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना कोड में। राइट? है ना? सेम प्रॉब्लम जो है, सेम प्रॉब्लम आप, ये जो ट्रेन वाली जो प्रॉब्लम है, ट्रेन वाली प्रॉब्लम को मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में मैंने एक अराइवल का बॉक्स रखा, एक डिपार्चर का बॉक्स रखा। यहाँ पे आप अराइवल टाइम डालो, यहाँ पे डिपार्चर टाइम डालो, और वो ये बताएगी कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स कितने हैं। और मैंने ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस में किया। ठीक है, तो एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट सीएसएस में आई एम सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ना। गूगल मैप जो बना है वो तो पूरा जावास्क्रिप्ट में ही बना है, बट दे आर सॉल्विंग ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो होता क्या है कि जिन लोगों को केवल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स सिखाना होता है, वो एक रास्ता लेके चलते हैं कि देखो HTML जावास्क्रिप्ट और CSS का सिंटैक्स मैं सिखा दूंगा, लेकिन उस HTML जावास्क्रिप्ट और CSS में प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक है, तो सिंटैक्स सीखने में कितना टाइम लगता है? सिंटैक्स सीखने में तो मुश्किल से आपको एक दिन लगेगा। HTML में टैग्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट में वही फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब चीजें होती हैं। सिंटैक्स सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम जो है, सिंटैक्स तो थ्योरम्स हो गए ना। राइट? तो मैथमेटिक्स में मैं ये कहूं कि भाई थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो जब तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो किसी ना किसी थ्योरम से ही सॉल्व करोगे ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई आपस में डिफरेंशिएशन नहीं है, आपस में कोई लड़ाई नहीं है इन दोनों के बीच में कि या तो ये करोगे या ये करोगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी तुम जितनी चाहो उतनी कर लो, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करोगे? सारी टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही तो यूज करोगे। ठीक है, चाहे फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी हो, चाहे बैक एंड की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मोबाइल डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अल्टीमेटली उन सब से करोगे क्या? अगर तुम कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो तो मोबाइल ऐप में या तो कुछ ना कुछ लॉजिक लॉजिक ही तो लिखोगे ना। ठीक है, या तो ये चीजें करोगे या फिर डिजाइन बनाओगे। है ना? जैसे एंड्रॉयड ऐप में क्या होता है? एंड्रॉयड ऐप में जो व्यू बना हुआ होता है वो एक एक्सएमएल फाइल में होता है, और जो उसके पीछे का जो कंट्रोलर है वो कोटलिन लैंग्वेज में होता है या जावा में होता है। राइट? अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में जो व्यू बनाओगे, व्यू जो है वो HTML में बन जाएगा, और उसके उसके पीछे का जो दिमाग होगा, जो कंट्रोलिंग लॉजिक होगा, वो जावास्क्रिप्ट में होगा। या तो ये प्लेन जावास्क्रिप्ट में आप अपने आप लिखो, या जावास्क्रिप्ट के जो बने बनाए फ्रेमवर्क है उनको यूज करो। जावास्क्रिप्ट के बने बनाए फ्रेमवर्क कौन से हैं? एक रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट है, नोड जावास्क्रिप्ट है। ये अल्टीमेटली है तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज ना। तो लोगों ने क्या कर रखा है? लोगों ने अपने खुद के एल्गोरिथम्स लिख रखे हैं, और उन एल्गोरिथम्स को एक पैकेज में डाल के वो ये कह रहे हैं कि आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इनको रीयूज कर लो।
है ना? जैसे मैंने मान लो क्विकसॉर्ट का प्रोग्राम लिखा और मैंने कहा कि आपको खुद क्विकसॉर्ट का प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने फंक्शन लिखा हुआ, आप मेरा फंक्शन यूज कर लो। तो उसका मैंने नाम रख दिया कमल जावास्क्रिप्ट। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। सर यहाँ अब पे यहाँ पे जो इसमें प्रॉब्लम है सर, अब इसमें क्या है, इसमें एक जो चीज आती है वो मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि कभी कभी बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि आपका टाइम तो लिमिटेड है ना। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में यूआई पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो कि वेबसाइट में ये सुंदर दिखे, इसके लिए मैंने पूरे 2 महीने लगा दिए। अब वो सुंदर दिखने में, अगर आपने वेबसाइट को सुंदर दिखाने में कि ये वाला जो बटन है इसका कलर मैं पिंक करूं, आधा ग्रेडियंट डालूं, यहाँ पे ये डालूं, यहाँ पे वो डालूं, इसमें आपने पूरी एनर्जी लगा दी। इससे अच्छा है कि आप अपनी वेबसाइट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करो, आप अपनी वेबसाइट को टेक्निकली स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, तो वो आपके प्रोजेक्ट में भी अच्छा लगेगा, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी हेल्प देगा। ठीक है, तो चाहे आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करो, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंड्रॉयड स्टूडियो, ऑब्जेक्टिव सी, चाहे कुछ भी यूज करो, उसको उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट हो, जो जिसमें एल्गोरिथम, जिसमें आप जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। Alright? सर यहाँ पर जो मेन इश्यू है बच्चों के साथ, कि ये हम्म सुपर सेट पे काम नहीं कर रहा है, सबसेट पे काम कर रहा है। जैसे रिएक्ट जैसे है, नोड जैसे एक सबसेट है, सुपर सेट तो लॉजिक है, लॉजिक बिल्डअप करना इंपॉर्टेंट है, उस पे इनका फोकस बहुत कम। जैसे मेन अगर ये सही बात है, मेन जो है ना वो फाउंडेशन होती है। ठीक है, हाँ, जैसे चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप लोगों ने, सब लोगों ने सी लैंग्वेज तो की है, राइट? है ना? यस सर। तो लेट्स से हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यू 0 है। ओके, अब हमारे पास एक फंक्शन है ए, ये एक फंक्शन है, राइट? ए फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है, तो ए ने रिटर्न किया 5। इसी तरह से एक फंक्शन है बी, ये फंक्शन भी इंटीजर रिटर्न करता है, लेट्स से बी ने रिटर्न किया 2, राइट? ओके, अब हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने कहा कि इंटीजर y इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 5 + 2 7 होगी। ठीक है, y की वैल्यू 7 होगी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे बोला कि x इज इक्वल टू 30। ओके, आप मुझे ये बताओ कि अगर मेन फंक्शन में यहाँ पर मैं x को प्रिंट करूं तब क्या होगा, क्या वैल्यू प्रिंट होगी? ऑप्शन भी दे देते हैं चलो। आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। जीरो जीरो। जीरो जीरो क्यों? वाई जीरो? ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, अगर ये ग्लोबल वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है? सर उसका ये ग्लोबल वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हो ना, यही मतलब हुआ ना ग्लोबल वेरिएबल का, ये मतलब है कि नहीं? Right. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर x करूं, अब ये वाला x, ये वाला x तो ग्लोबल है और ये वाला x क्या है, लोकल है, ये राइट? लोकल और ग्लोबल में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? लोकल को प्रेफरेंस मिलेगी, है ना? लेकिन वो तो तब होगा ना जब कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो कितने x वेरिएबल है इसमें? एक ही तो x वेरिएबल है ना। अगर ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 20 तो इसी वेरिएबल को चेंज कर रहा है ना, और अगर ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 30 तो ये भी इसी वेरिएबल को चेंज कर रहा है, तो 0 क्यों होगा? यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, यहाँ पे लोकल और ग्लोबल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी है, केवल एक ही वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल।
तो इसलिए 0 तो हो नहीं सकता। और आंसर बताओ। 30 सर, 30 बोल रहे हैं ना, 3030। यस सर, तो जो लोग 30 बोल रहे हैं वो शायद इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे a प्लस बी किया है। अब पहले क्या होगा, पहले वो सोच रहे हैं कि पहले ए कॉल होगा। अगर पहले ए कॉल होगा तो x की वैल्यू 0 है। अगर ए कॉल हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। और ए ने क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया। उसके बाद बी फंक्शन कॉल होगा। बी फंक्शन कॉल होगा तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी। और बी ने रिटर्न किया 2। 5 + 2 7, तो y की वैल्यू हो गई 7। और x की वैल्यू फाइनल वैल्यू हो गई 30। इसीलिए बोल रहे हैं 30 या कोई और रीजन है? बोलो बोलो। सर सेम रीजन, हाँ, सर सेम रीजन। सेम रीजन है। तो इस केस में क्या है कि प्लस एक ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर के दो ऑपरेंड है। बाइनरी ऑपरेटर है ना प्लस। यस ठीक है, सर, तो आप ये मान के चल रहे हो कि प्लस ऑपरेटर पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड को इवेल्युएट करता है, फिर राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड को इवेल्युएट करता है। मतलब पहले उसने ए फंक्शन को कॉल किया, बाद में उसने बी फंक्शन को कॉल किया। यस सर, तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि प्लस ऑपरेटर के लिए ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेंड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस सर, मान लो प्लस ऑपरेटर के लिए ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेंड्स जो है वो राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट होता, तब आंसर क्या आता? क्या होगा, पहले बी फंक्शन कॉल होगा, राइट। पहले बी फंक्शन कॉल होगा तो बी फंक्शन क्या करेगा, बी फंक्शन इसकी वैल्यू को सेट कर देगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद ए फंक्शन कॉल होगा, ए फंक्शन इसको कर देगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू तो फिर भी 7 ही रहने वाली है। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 20, राइट। तो x की वैल्यू इस x की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि प्लस ऑपरेटर अपने ऑपरेंड्स को लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करता है या राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करता है, राइट। ठीक है ना, है ना। अब सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड क्या कहता है, सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के हिसाब से द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लस ऑपरेटर्स ऑफ प्लस ऑपरेंड इज नॉट डिफाइंड। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सी लैंग्वेज के हिसाब से प्लस ऑपरेटर अपने ऑपरेंड्स को किस ऑर्डर में इवेल्युएट करेगा ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर सी लैंग्वेज में डिफाइंड नहीं है तो कौन डिफाइन करेगा उसको, अगर लैंग्वेज में ही डिफाइन नहीं है तो? अगर लैंग्वेज में डिफाइन नहीं है तो कंपाइलर डिफाइन करेगा। ठीक है, लैंग्वेज ने कंपाइलर के ऊपर छोड़ दिया, तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो उसको लेफ्ट टू राइट डिफाइन कर लो, तुम चाहो तो उसको राइट टू लेफ्ट डिफाइन कर लो। मान लो एक कंपाइलर है जीसीसी, जीसीसी ने डिफाइन कर लिया इसको लेफ्ट टू राइट, और दूसरा कंपाइलर है टर्बोसी, टर्बोसी ने इसको डिफाइन कर लिया राइट टू लेफ्ट। तो जीसीसी में आंसर हमेशा 30 आएगा और अगर आप टर्बोसी कंपाइलर यूज कर रहे हो तो आंसर हमेशा 20 आएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि टर्बोसी में आंसर क्या है, या क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सी लैंग्वेज के हिसाब से आंसर क्या है? तो ये बताओ कि लैंग्वेज के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, लैंग्वेज के हिसाब से आंसर आना चाहिए नॉट डिफाइंड, राइट। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड है। अब ये बताओ ये कितना मुश्किल क्वेश्चन है ना, काफी मुश्किल क्वेश्चन है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है क्या ये टेक्निकली मुश्किल है? इसमें ना तो कोई फॉर लूप है ना व्हाइल लूप है, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी फाउंडेशन को टेस्ट करता है कि आपकी नींव कितनी मजबूत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, तो कोई भी अच्छी प्रोडक्ट कंपनी जो होती है ना वो आपके फाउंडेशन को टेस्ट करती है। वो ये देखती है कि पिज्जा का बेस कैसा है, वो ये नहीं देखती कि पिज्जा के बेस के ऊपर टॉपिंग्स क्या पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है, और फाउंडेशन मतलब हर एक सब्जेक्ट के फाउंडेशन, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, चाहे नोड जेएस पढ़ रहे हो, चाहे रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हो, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, चाहे जावा पढ़ रहे हो, उसके फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनीज है ना ये कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हम केवल टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले लोग हैं, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आपका माइंडसेट जो है वो टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने वाला है या खाली टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला है।
ठीक है। तो जब आप ये कहते हो ना कि टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन दोनों में अंतर है, तो इसका मतलब आप केवल टेक्नोलॉजी को यूज करने की दृष्टि से देख रहे हो। अगर आप टेक्नोलॉजी को बनाने की दृष्टि से देखोगे तो वो भी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो। Right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऑलराइट। सो और कोई क्वेश्चन है? मे बी वी कैन टेक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, ऑलरेडी 2 घंटे होने वाले हैं। Any question to anyone? I think, sir, this is the last.